नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इंटरनेशनल इश्यूज पे। डोमेस्टिकली जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, एक घटना जो बड़ी हुई है जिसका कि कनेक्शन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स से जुड़ता है, वो ये हुई है कि भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा से संबंधित कुछ कानून पास किए हैं अचानक। और एक बार पुनः बड़ा स्पष्ट रूप से अमित शाह जी ने ये बोला है संसद के अंदर कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम उसे जल्दी ही वापस लेंगे। तो एक ऐसा विल और एक ऐसी इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है सरकार के अंदर, और शायद वो उस दिशा में कुछ काम करने के मूड में भी आ गए हैं। अब बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो इजराइल हमास का जो युद्ध है वो बहुत तेजी से भड़का हुआ है। और इजराइल का ये कहना है कि उन्होंने हमास की करीब 40% सुरंगें खत्म कर दी हैं, और बाकी की 60% जो सुरंगें हैं उनकी भी काफी स्टडी ये लोग कर चुके हैं। और अब उसमें पानी भरने का काम शुरू कर दिया गया है शायद, और समंदर से पानी पंप करके इन सुरंगों में भरा जा रहा है ताकि ये रहने लायक या बचने लायक ना बचें हमास के आतंकवादियों के लिए। और पानी अपने आप सुरंगों से गहराई तक, जहां तक भी सुरंगें होंगी, अपने आप उतरता चला जाएगा। हालांकि इसको लेकर के अमेरिका समेत कई देशों की तरफ से विरोध हो रहा है कि पानी ना भरा जाए, क्योंकि इससे ये नहीं पता है कि इन सुरंगों में पानी होने के कारण ऊपर का जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो अनस्टेबल होके कोलैप्स हो सकते हैं। और उसके अलावा कई लोगों का ये कहना है कि जो नीचे मीठे पानी के सोर्सेज हैं, ये समंदर का खारा पानी उनमें घुस सकता है। लेकिन इसराइल इस समय किसी की कोई बात सुनने के मूड में नहीं है, और आर पार की लड़ाई एक तरीके से इसराइल ने शुरू कर रखी है। हाल में नेतन्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बयान से ये चीज स्पष्ट भी होती है कि उन्होंने ये कहा है कि हम अपने सारे बंधकों को बचा के नहीं ला सकते। तो करीब उनके 100 के करीब बंधक अभी भी हमास के पास हैं संख्या के हिसाब से। अब ये नहीं पता है कि उसमें से जीवित कितने हैं और कितने लोगों को मार दिया गया है, या बीमारियां या दूसरी कारणों से वो मर गए हैं। लेकिन इसराइल ने इन 100 लोगों की जिंदा वापसी की उम्मीद को एक तरीके से छोड़ सा दिया है, और अब वो इनके लिए रुक नहीं रहा है। पहले जो हो रहा था कि टनल्स के अंदर बंधक हो सकते हैं, और इस लिहाज से इसराइल जो है वो टनल्स के ऊपर अंधाधुंध हमले कर नहीं पा रहा था, बहुत केयरफुल होकर के चल रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल ने ये मान लिया है कि हम इन 100 लोगों को खो चुके हैं, और अब वो टनल में पानी भी भर रहा है। इसके अलावा बंकर बस्टर बम्स का भी भयंकर प्रयोग किया जा रहा है, और बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा अब दक्षिणी गजा में भी इसराइल ने बमबारी शुरू कर दी है, और हाल की जो बमबारियों के वीडियोस आ रहे हैं, आप उनको देखेंगे तो वो सीधे सीधे रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं उनकी बिल्डिंगों को भी इसराइल टारगेट कर रहा है, क्योंकि उनको ये शक है कि इन बिल्डिंगों के अंदर भी हमास के आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि बहुत तेजी से अब कैजुअल्टी फिगर्स बढ़ने वाले हैं, और इसराइल के सर पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खून सवार है। इसके अलावा कुछ वीडियोस आ रहे हैं जिसपे कि इसराइल ने अब लेबनान के ऊपर भी हमला शुरू कर दिया है। उसके ऊपर भी हवाई हमले और टैंकों से हमले अंधाधुंध शुरू कर दिए हैं इसराइल ने। तो इसराइल अब हमास के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के पीछे भी लगा हुआ है। इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, सबने ये घोषणा भी कर दी है इसराइल की तरफ से कि हमास के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमास से,
जो इस्माइल हानिया जो कतर में बैठा है, मिशाल और दूसरे लोग, जितने भी इनकी टॉप लीडरशिप है या जितने भी इनके उससे नीचे के लोग हैं, वो दुनिया में कहीं भी हों, वो इज़राइल के निशाने पे होंगे। तो वो एक साफ वो कर दिया है इज़राइल ने कि अ, हम दुनिया में किसी भी देश के अंदर घुस करके हमास के लोगों को खत्म करेंगे। तो ये तो एक स्थिति बन गई है। अब इसके कारण से क्या हो रहा है कि अरब वर्ल्ड के अंदर भी एक समस्या पैदा हो रही है कि अरब रूलर्स जो हैं, जो शासक वर्ग है, खास तौर से सऊदी अरब, दुबई और ये यूएई के अदर कंट्रीज हैं, अबू धाबी है, इन लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इस पैलेस्टाइन के मामले से। ना इजिप्ट, जॉर्डन, इन लोगों को कोई सिंपैथी नहीं है फिलिस्तीन के मामले से और इन लोगों से। इनफैक्ट ये लोग परेशान हो चुके हैं इस मामले के कारण कि वो पिछले 50-60 सालों से, 70 सालों से सिरदर्द बना हुआ है पूरे इलाके के लिए। लेकिन वो मुस्लिमवाद के चक्कर में कि वहां पे सारे मुस्लिम हैं और उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, इस टाइप की जो एक भावनाएं भड़काई जा रही हैं अरब वर्ल्ड के अंदर, उस कारण से इन लोगों की मजबूरी हो गई है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलें, करें इत्यादि। और उस हिसाब से ये लोग दिखावे के लिए कुछ ना कुछ कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में समस्या ये हो रही है कि बाहर की जो कुछ ताकतें हैं, जैसे अमेरिका इजराइल के पक्ष में खड़ा है, यूरोप भी इस कारण से इजराइल के पक्ष में है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि चाइना ईरान के माध्यम से फिलिस्तीन को और हमास को समर्थन दे रहा है। और अब अचानक रशिया की एक एंट्री हुई है मिडिल ईस्ट में। व्लादिमीर पुतिन ने विजिट किया है सऊदी अरब और ये दुबई वगैरह को। दुबई गए थे शायद, या अबू धाबी गए थे। और अबू धाबी में, हाँ, अबू धाबी में इनका बड़ा भव्य स्वागत किया गया। सॉरी, बहुत भव्य स्वागत किया गया है पुतिन साहब का, जिसको देख करके पूरा पश्चिमी जगत जो है वो सर खुजा रहा है कि ये कौन सा नया समीकरण बन रहा है। और ये अरब देश जो है, ये परंपरागत रूप से अमेरिका के और वेस्ट के एलाइज रहे हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये लोग अपना पाला बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अमेरिका से लेकर के यूरोप के जो देश हैं, वो सारे काफी चिंतित हैं, परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है और रशिया करना क्या चाहता है। रशिया, जैसा मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, कि रशिया यहाँ पे एक ऐसी स्थिति लाना चाहता है कि जहां अमेरिका किसी तरीके से ईरान से, यमन से किसी तरीके से टकराव में आ जाए और ईरान और यमन आदि को रशिया भी वैसे ही पीछे से हथियारों की सप्लाई करके और इस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाता रहे, ताकि अमेरिका इसमें उलझे और उसको नुकसान हो। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये लड़ाई जो है वो यूक्रेन वाले युद्ध की तरह साल 2 साल तक खिंच सकती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि शक ये है कि ईरान ने कुछ न्यूक्लियर वेपन या डिवाइसेस बना लिए हैं या उसके काफी करीब है, और रूस और चीन का अगर उसको सपोर्ट हासिल है तो ऐसी हालत में उसको न्यूक्लियर वेपन मिल जाना कोई बहुत बड़ी ताज्जुब की स्थिति नहीं होगी। और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो उसके बाद अमेरिका के लिए भी ये बहुत आसान नहीं होगा कि उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा भारी तरीके से लड़ाई वो कर सके, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज करने का ऑप्शन मौजूद रहेगा। तो ये एक स्थिति बनेगी। अब इसमें होगा ये कि ईरान के ऊपर तो अमेरिका अपने नेवल फोर्सेस से हमला कर सकता है। बदले में ईरान कहाँ टारगेट करेगा? तो बदले में ईरान टारगेट करेगा सऊदी अरब को, जहां पे कि अमेरिका का काफी पैसा लगा हुआ है। सऊदी अरामको जो उनकी ऑयल कंपनी है बहुत बड़ी, उसके अंदर काफी बड़ी एक हिस्सेदारी अमेरिका की है। तो ये उसको टारगेट करेंगे। ऐसे ही अमेरिका के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं अलग अलग इलाकों में अरब में, ये उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे।
तो ये लड़ाई भी साल, 2 साल, 4 साल खिंच सकती है। और अगर चाइना और रशिया इनको पीछे से ईरान वगैरह को हथियारों की और दूसरी चीज़ों की मदद करते रहते हैं, तो फिर ये लड़ाई वैसे ही खिंचती रहेगी जैसे यूक्रेन की लड़ाई खिंच रही है। हालाँकि इसमें मिडिल ईस्ट बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होगा। इसी चीज़ की टेंशन अरब मुल्कों को है कि ये फालतू की लड़ाई जो हमास ने शुरू की है, इसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि ये आग हमारे घर में भी पहुंच जाए। रूस कुछ इस टाइप का प्लान कर रहा है, ये हम कैसे कह सकते हैं? तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि एक तो अभी फिलहाल तेल की कीमतें गिरी हुई हैं और रूस और अरब के देश ये चाहेंगे कि तेल की कीमतें दोबारा बढ़ें। इसके अलावा क्या है कि अभी रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं पुतिन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत तारीफें की। उन्होंने बताया है कि मोदी जी एक वर्ल्ड स्केल के लीडर हैं और वो किसी दबाव में आते नहीं हैं। और जब रशिया का यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू हुई थी, उस समय रूस को लेकर के भारत का जो स्टैंड था, वो बहुत क्लियर रहा और मोदी जी के ऊपर बहुत दबाव था। रशिया ये चीज़ समझता है कि ये सारे दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ अंत तक खड़ा रहा और ये भारत में जो नेतृत्व है, जो मोदी जी का नेतृत्व है, वो उसकी ताकत को दर्शाता है कि वो कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रांग हैं और अपने देश के हितों के लिए वो किसी से भी टकरा जाने को तैयार रहते हैं, किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं रहते। तो ये जो बयान आया है, ये सिर्फ ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू बैठे-बैठे मोदी जी की तारीफ करने का मन किया तो मैंने कर दी वाला बात नहीं है। यहाँ पे ये बयान दे करके पुतिन ने भारत को एक मैसेज दिया है कि आप कृपया किसी साइड में ना खड़े हों, जैसे आप हमारे समय में हमारा आपने हेल्प जरूर की थी, लेकिन भारत न्यूट्रल स्टैंड रखा हुआ था। भारत ने पुतिन को ये मंच पर बोला था कि दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। तो भारत की एक न्यूट्रलिटी बनी हुई थी। हाँ, कमर्शियल एंगेजमेंट भारत ने रूस के साथ अपनी खत्म नहीं की थी। तो पुतिन का शायद यही संदेश है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्टैंड उस समय रखा था, आशा है कि यहाँ पे भी वैसा ही स्टैंड रखेंगे। किसी के साथ कोई मिलिट्री अलायंस वो नहीं करेंगे, ना पश्चिम और अमेरिका के साथ, ना हमारे साथ। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमर्शियल एंगल से बात करें तो वो अपना व्यापार और बाकी सारी चीजें रूस के साथ वैसे ही चलाते रहेंगे। तो वो एक संदेश दे करके रूस कोशिश कर रहा है कि इस पूरे जो एक स्थिति बन रही है, जिसमें रूस और चीन, अमेरिका और पूरा पश्चिमी जगत और युद्ध का मैदान मिडिल ईस्ट, तो ये एक स्थिति रूस बनाने की कोशिश कर रहा है, चीन भी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ घुसे और यहाँ पे एक लड़ाई शुरू हो। मिडिल ईस्ट क्यों चुना गया है? तो वहां पे तेल है और युद्ध में बहुत पैसा खर्च होता है। उसकी जो रिकवरी होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्स होने चाहिए। वो नेचुरल रिसोर्स मिडिल ईस्ट में सबसे आसान है, तेल है। अगर कोई भी पक्ष किसी पे भी कुछ कब्जा कर लेता है, जैसे ईरान के ऊपर अगर रशिया सपोर्ट डालता है, तो ईरान से बहुत सारा तेल निकाल करके इधर उधर बेच के रूस अपने हथियारों का जो भी उनको दे रहा है मदद, उसकी कीमत वसूल कर सकता है। ऐसे ही जो भी तबाही या बर्बादी होगी, उसके बाद जो रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो अरब कंट्रीज और इस एरिया में, मिडिल ईस्ट में, वो इजीली रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो जाता है तेल के पैसे से। तो इसलिए अब जो तेल का एक वरदान मिला हुआ था इन अरब कंट्रीज के लिए, अब वो इनके लिए एक अभिशाप बन के सामने आने वाला लग रहा है। इसी तेल के कारण अब ये दुनिया की सारी बड़ी ताकतें जो हैं, ये अरब को अखाड़ा बनाने के मूड में आ गई हैं। पाकिस्तान की हम लोग बात करें तो पाकिस्तानियों की हालत तो वैसे भी बहुत बुरी हालत है। मतलब एक कहावत है, धोबी का कुत्ता। अब ये कुत्ता बिल्ली क्या बन गए हैं, इनको भी नहीं समझ में आ रहा है, हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है।
पाकिस्तान में जैसा मैंने बताया कि आसिम मुनीर और नदीम अंजुम के बीच में लड़ाई चल रही है। असल स्थिति ये है कि पहले पाकिस्तान की आर्मी को इनका जो बजट होता था, पाकिस्तान देश का बजट, उसका 70-75% पाकिस्तान आर्मी किसी न किसी तरीके से अलग-अलग मदों में ले जाती थी। इसके अलावा फौजी फाउंडेशन के नाम पे इनकी बहुत बड़ी एक बिजनेस एम्पायर चलता है पाकिस्तान आर्मी का, जिसमें वो कॉर्नफ्लेक्स से लेकर के, आइसक्रीम से लेकर के, पानी की बोतलों से लेकर के, पैम्पर और पता नहीं क्या-क्या बनाते हैं। उससे करोड़ों रुपए की कमाई पाकिस्तान के आर्मी के अफसरों को होती है। इसके अलावा जहां मन करता है ये आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल के और सैकड़ों एकड़ जमीन शहरों के आसपास कैप्चर कर लेते हैं, और सरकारी जमीन हो, प्राइवेट जमीन हो, धमका के, डरा के, कुछ भी करके सैकड़ों एकड़ जमीन करके और उस पे टाउनशिप्स बना के महंगे-महंगे प्लॉट्स, कॉलोनियां बना-बना करके बहुत महंगे करोड़ों में ये प्लॉट्स बेच लेते हैं। उसमें भी ये बहुत पैसा कमाते थे। इसके अलावा अफगानिस्तान से ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापार पाकिस्तान की आईएसआई करती थी। उससे अरबों खरबों रुपए की कमाई इनकी रोज की होती थी। वो पैसा भी बंटता था आपस में। इसके अलावा नकली करेंसी के नोट्स, न सिर्फ भारत के, बीच में ये डॉलर भी नकली छाप रहे थे, और वो नोट जो हैं वो भी मतलब भारत का ही नहीं, मेरे ख्याल से बीच में कुछ आया था कि ये ईरान या किसी और कंट्री के भी नोट नकली छाप रहे थे। तो उसका धंधा भी इनका बहुत लंबा चौड़ा अरबों खरबों का धंधा था। उससे भी बहुत पैसा आता था। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो बजट है वो भी खत्म सा हो गया है, वहां से कुछ नहीं मिल रहा है इनको। तालिबान के आने के बाद तालिबान ने वहां पे ड्रग्स के धंधे को पूरी तरीके से ठप्प कर दिया है। नोटबंदी के बाद से भारत के नकली नोटों का जो धंधा है वो ठप्प हो चुका है। तो मतलब इनके पास लीगल, मतलब बजट से जो पैसा आता था, तो वो लीगल पैसा भी नहीं आ रहा, इल्लीगल पैसा भी नहीं आ रहा। अब ये कर क्या रहे हैं कि अब ये पाकिस्तान के एसेट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि उनकी कंपनियां हैं, स्टील मिल है, पाकिस्तान एयरलाइंस है, इवन हाईवे और पार्क तक गिरवी रखने के लिए तैयार बैठे हैं। इनका न्यूयॉर्क में एक रूजवेल्ट होटल है, उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो सबसे बड़ा एक एसेट है वो है एक खदान, एक माइन, जो कि बलूचिस्तान के एरिया में आती है, रिकोडिक नाम से। अब रिकोडिक का हुआ ये था कि इन्होंने ब्राजील और एक और किसी कंट्री की एक कंपनी थी, जॉइंट वेंचर टाइप की, उसके साथ इसका माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया था। और उसके बाद इनके एक सुप्रीम कोर्ट के मतलब जज साहब थे, उनको नेतागिरी टाइप की काम करने का ज्यादा शौक था। तो उन्होंने रिकोडिक का केस सुओ मोटो खोल लिया और ये कह दिया कि ये जो विदेशी कंपनी के साथ टाई अप किया गया है और उनको जो ये माइनिंग लीज दी गई है ये इलीगल है, और उसने उठा के कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल कर दिया तो उसके बाद वो कंपनी चली गई इंटरनेशनल कोर्ट में, और इंटरनेशनल कोर्ट से इनके ऊपर अरबों डॉलर का जुर्माना ठुक गया पाकिस्तान के ऊपर। अब इनको वो देनदारी देनी है। ये कोशिश में लगे हुए हैं कि अब वो रिकोडिक वाला जो खदान है वो किसी दूसरी पार्टी को बेच दिया जाए। उस जगह क्या है, एक्चुअली कॉपर और गोल्ड का डिपॉजिट है, सोना और कॉपर। तो पाकिस्तानियों को अब वो खदान बेचनी है। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी फौज है, क्योंकि वो लीगली सरकार में नहीं है, तो वो ये सौदा तो कर नहीं सकते हैं। उनको उसके लिए एक चुनी हुई गवर्नमेंट लानी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर, जो कागजों पे सिग्नेचर करे। तो ये कोशिश में लगे हुए थे कि किसको लाया जाए। अब वहां आसिम मुनीर की जो डील चल रही थी वो नवाज शरीफ के साथ सेट हो गई, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और ये लोग तैयार हो गए कि ठीक है, हम लोगों को सरकार में ले आओ और एक हिस्सा हम भी लेंगे, बाकी आप ले लेना, और रिकोडिक का सौदा कर लेंगे। रिकोडिक का सौदा ये लोग वैसे दुबई और यूएई और कुछ एक कंट्रीज के साथ इनकी बात चल रही है, वो शायद 40-50 बिलियन डॉलर तक की बात हो रही है।
हुआ ये कि शहबाज शरीफ के साथ असीम मुनीर ने डील कर ली और उसके बाद नवाज शरीफ को पाकिस्तान ले आया गया। अब ये सिचुएशन है कि जो नदीम अंजुम था, आईएसआई का चीफ, उसने डील कर रखी थी ये भुट्टो के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ, कि ठीक है तुम्हारे लौंडे को पीएम बना देंगे, ये रिकोडिक वाला मामला तुम लोग निपटा देना। क्योंकि क्या है कि चुनी हुई सरकार ही इस टाइप के बड़े ट्रांजैक्शंस और सौदे जो है वो किसी के साथ कर सकती है। अगर सेना कर देगी या कोई कार्यवाहक टेम्पररी गवर्नमेंट करेगी तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया जाएगा और इतना पैसा कोई देगा भी नहीं। ठीक है ना? तो वो वाली बात है कि जैसे अब आप आपके घर या आपकी दुकान है और आपकी दुकान में कोई मान लीजिए फ्रिज टीवी एसी खरीदने आया है, तो आपकी दुकान का जो चपरासी है या चौकीदार है उससे वो डील नहीं करेगा। अगर उसको खरीदना है तो वो ये देखना चाहेगा कि या तो आप बैठे हो दुकान पे तो वो आपसे डील करे और आपको पैसा दे के लेके जाए, और या आपका कोई ऑथराइज्ड मैनेजर आपने अपॉइंट करके रखा है, जीएम अपॉइंट करके रखा है, सेल्समैन अपॉइंट करके रखा है, वो उससे डील करे। तो ऐसे ही देशों के साथ भी होता है, कोई भी डील या ट्रांजैक्शन होता है तो वो कोई एक टेम्पररी सेटअप चल रहा है, कोई कार्यवाहक सरकार चल रही है या सरकार है ही नहीं, वहां कोई फौज बैठी हुई है। तो ऐसी स्थिति में किसी बड़ी डील को, बड़े ट्रांजैक्शन को कोई भी देश करना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि ये लीगल सेटअप नहीं है। ये चले जाएंगे तो उसके बाद हमारे जो भी इनके साथ डील होगी वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी और उसको इलीगल मान लिया जाएगा। तो ये इस चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं कोशिश में कि किसी तरीके से चुनाव करवा दिया जाए और चुनाव करा करके अपने हिसाब की एक गवर्नमेंट लाई जाए, और उस गवर्नमेंट के आने के बाद ताबड़तोड़ में हम लोग ये रिकोडिक को निपटा दें, पीआईए को निपटा दें, स्टील मिल को निपटा दें, जो बिलियंस ऑफ डॉलर आते हैं वो आपस में बांट बूट करके खत्म करें। बेसिकली ये पाकिस्तान को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं और जो हाथ लग रहा है सब कुछ बेचना चाहते हैं। प्रॉब्लम इनके साथ ये हो रही है कि जो लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं वो बोल रहे हैं कि पहले तुम्हारे यहाँ कोई ढंग की सरकार बन जाए, चुनी हुई सरकार बन जाए, तो हम उसके साथ ट्रांजैक्शन या डील करें। अब नदीम अंजुम जो आईएसआई का चीफ है उसने डील कर ली थी ये भुट्टो लोगों के साथ, और आसिम मुनीर ने कर ली थी शरीफ के साथ। अब ये दोनों के बीच में टकराव हो रहा है और उस चक्कर में नदीम अंजुम के ऊपर इसने एक चार एफआईआर टाइप की करके और एक जांच शुरू करवा दी है। तो अब वहां पे वो वाला खेल शुरू हो गया पाकिस्तान में, जहां पे कि पाकिस्तान की फौजी जो जनरल वगैरह हैं, इनको जो हाथ लग रहा है ये वो बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं कि बेच बाच के खत्म करें पाकिस्तान को। शायद इन लोगों ने मान लिया है कि अब ये देश खत्म है। और मेरे हिसाब से जो अभी अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर और उसके संबंधित कानून पास करते समय पीओके को लेकर जिस तरीके से अग्रेसिव बातचीत की है, तो मुझको ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार का भी असेसमेंट कुछ ऐसा है कि अब ये पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है तथाकथित, या जो आर्मी है, वो ये मान चुकी है कि अब ये पाकिस्तान चलने लायक बचा नहीं है, अब ये खत्म होने वाला है और ये लोग हर तरह से चीजें बेच बाच के भागने की फिराक में लगे हुए हैं। और भारत ने भी इस चीज को सेंस कर लिया है, सूंघ लिया है, और उस हिसाब से अब भारत भी अपना पीओके का, क्योंकि अब भाई आप पीओके तो बेच नहीं सकते, क्योंकि उस पे भारत का बहुत मजबूत दावा है, और भारत को नाराज करके, भारत से दुश्मनी मोल लेकर के दुनिया की कोई ताकत पीओके को हाथ लगाएगी नहीं, इवन चीन की हिम्मत नहीं। तो वो पीओके को तो वो छोड़ के भागेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान कुछ भी लेके तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन जहां पे मिनरल राइट्स हैं उसको बेच बाच दो, जहां पे जो कुछ भी है वो कर दो। इसी कड़ी में आपने देखा होगा नवाज शरीफ पाकिस्तान आया हुआ है, घूम रहा है, और वो 3 दिन के लिए बलूचिस्तान में बैठा था। अब नवाज शरीफ की पार्टी पंजाब की पार्टी है, उसका बलूचिस्तान में कोई चवन्नी भर का रोल नहीं है, वो वहां से कुछ नहीं जीतते हैं, कोई सीट नहीं आती इनकी, कुछ नहीं होता है। तो ये बलूचिस्तान में क्या कर रहा था? तो कहा गया कि ये बलूचिस्तान में बलूचिस्तान की जो लोकल पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन बनाने गया है, ताकि
सरकार बनाई जा सके। तो पाकिस्तान में सिस्टम ये है कि पाकिस्तान आर्मी सेलेक्ट कर लेती है कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनवाना है। चुनाव के बाद वो गठबंधन के लिए जो दूसरी पार्टीज हैं छोटी मोटी इधर उधर से, उनको पाकिस्तान आर्मी ही ला करके बनाती है और बिठाती है और गठबंधन करवाती है। तो नवाज शरीफ को जाने की जरूरत नहीं थी। और बलूचिस्तान में जो एक पार्टी मेन है उसको बाप पार्टी कहते हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। तो बाप पार्टी जो है, बाप पार्टी को बेसिकली फौज ने खड़ा किया हुआ है। उसके जितने नेता हैं वो सारे फौज के वो हैं, दलाल हैं। तो ऐसी हालत में नवाज शरीफ का वहां जाने का कोई काम बनता नहीं था, क्योंकि अंत में ये बाप पार्टी वाले करेंगे वही जो आर्मी कहेगी। और अगर नवाज शरीफ का आर्मी के साथ सौदा हो चुका था पावर में आने का, तो नवाज शरीफ को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। वो तो बाप पार्टी को आर्मी जहां बोलेगी वहां आकर के बैठ जाएंगे वो लोग। असल कहानी ये है कि नवाज शरीफ वहां गया था, बलूचिस्तान के जो बाकी के सरदार वगैरह हैं कबीलों के अलग अलग, उनको सेट करने गया था कि ये रिकोडिक वाला जो मामला है इसको हम लोग निपटा लेते हैं और इतने इतने में करीब हम 40 बिलियन 50 बिलियन में हम समझौता करेंगे, डील करेंगे, और उसमें से आप लोगों को हम इतना पैसा बांट देंगे और इतना पैसा हमारे हिस्से में आएगा, इतना पैसा आर्मी के पास जाएगा। वो इस टाइप की डील करने के लिए बैठा था, क्योंकि इन लोगों को दूसरी टेंशन ये है कि अगर ये देश छोड़ के भाग जाते हैं तो उसके बाद रिकोडिक के मामले में पहली जो ऑब्जेक्शन या आपत्ति आएगी वो बलूचिस्तान के लोग और उनके जो सरदार, अलग अलग कबीलों के ट्राइब्स के सरदार हैं, उनकी तरफ से आएगी कि ये होते कौन थे हमारी मिनरल प्रॉपर्टीज को बेचने वाले। तो ये उस चक्कर में गए थे कि वहां पे इन लोगों को भी शामिल कर लें इस लूट में और इनके भी सिग्नेचर्स करवा देंगे, तो उसके बाद ये सौदा पक्का हो जाएगा। और ये सारी शर्तें, ऐसा लग रहा है कि जिस बायर से इन्होंने बात की है, ये सारी शर्तें उसकी है कि जिस इलाके में खदान है उस इलाके के लोगों की हमको एनओसी करवाओ, एक चुनी हुई सरकार से डील करवाओ, तो हम पैसा देंगे। इस टाइप की कुछ कंडीशंस जो भी बायर है, मेरे ख्याल से ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ही किसी को इन्होंने ढूंढा ढाड़ा है, या हो सकता है चाइना हो, या हो सकता है चाइना और मिडिल ईस्ट वाले मिलके कर रहे हो डील, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शर्तें कुछ ऐसी हैं, तो ये इस समय उन कहानियों में लगे हुए हैं। तो इससे हम लोगों को ये अंदाजा हो रहा है कि, और भारत सरकार ने अचानक जो कश्मीर और पीओके को लेकर के बात की है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का शटर जो है ये लोग डाउन करके भागने की फिराक में है। और उसके पहले जो कुछ भी निकल रहा है औने पौने दामों पे बेचने के लिए ये परेशान घूम रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है, पीआईए, उसको लेकर के भी ये बहुत हाथ पैर जोड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट में। ये यूएई, दुबई, अबू धाबी, इन लोगों के, कतर एयरलाइंस के, कि भैया खरीद लो, जिस रेट पे खरीदना है बता दो और ले लो हमारी एयरलाइंस। और अभी वो डील भी इनकी हो नहीं रही है। उसमें भी प्रॉब्लम वही आ रही है कि एक चुनी हुई सरकार जब तक नहीं आती, लीगली या कानूनन ये उस डील को कर नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश की जो जो डेमोक्रेटिक देश है, जिसके संविधान में चुने हुए इलेक्शन से आई हुई सरकार को एक लीगल गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया है, तो ऐसे देश में बिना चुनी हुई गवर्नमेंट के, बिना लीगल गवर्नमेंट के कोई ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है? किसी मतलब देश की प्रॉपर्टी कोई कैसे बेच सकता है? वो उस सरकार का ही जिम्मेदारी है। तो इनके सौदे फंस रहे हैं अब उस सिर्फ चुनाव के लिए। चुनाव की समस्या ये है कि इन्होंने इमरान खान के साथ सब कुछ कर दिया, उसे जेल में डाल दिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि वो पार्टी का चेयरमैन नहीं हो सकता है, एक्स वाई जेड सब कुछ। लेकिन फीडबैक जो आ रहा है ग्राउंड से, वो इनको यही आ रहा है, शायद ये भी कर दिया है कि इमरान खान की पार्टी का चुनाव चिन्ह है क्रिकेट का बैट, तो वो भी उनको वो कर दिया गया है, जब्त कर लिया गया है कि वो उस चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन बावजूद उसके जमीन से इनको खबर ये आ रही है कि चुनाव होगा तो इमरान खान भारी बहुमत से जीत करके वापस आ जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तगड़ा सपोर्ट है और उसके पास पंजाब में भी बहुत तगड़ा सपोर्ट है। इसके अलावा उसके पास सिंध में भी, कराची वाले एरिया जो हैं
वहां पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो पूरा पश्तूनों का, पठानों का इलाका है। इमरान खान खुद को पठान बोलता है और पठान इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन तालिबान बहुत सपोर्ट करती है इमरान खान को। पठानों का वर्चस्व है, मतलब 40% से ऊपर की पॉपुलेशन कराची जैसे शहर के अंदर पठानों की है। बलूचिस्तान के अंदर 40% से ऊपर पठान है। पंजाब के अंदर पंजाबी और पठान मिक्स, बहुत तगड़ा सपोर्ट इमरान खान को है। तो जहां एक तरफ आप देखेंगे भुट्टो का प्रेजेंस जो है, भुट्टो की पार्टी जो है वो सिंध की पार्टी है, नवाज शरीफ की पार्टी पंजाब की पार्टी है। इनका दूसरे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं। वहीं इमरान खान की बात करें तो इमरान खान की पार्टी आप कह सकते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा केपीके की पार्टी तो है, लेकिन उसकी प्रेजेंस सिंध के अंदर और क्या बोलते हैं, पंजाब के अंदर, खासतौर से शहरी इलाकों में बहुत तगड़ी पकड़ है। तो आर्मी को ये लग रहा है कि चुनाव होगा तो ये इमरान खान किसी न किसी तरीके से जीत जाएगा, और अगर ये जीत जाता है तो ये पूरा खेल खराब हो जाएगा। तो वहां पे ये खींचतान चल रही है। इस चक्कर में ये लोग इलेक्शन टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इलेक्शन टाल देते हैं तो ये बीच में टालने का इन्होंने सोचा था कि हम टाल देते हैं 2-3 महीने के लिए। ये क्यों सोचा था? क्योंकि इनको आईएमएफ से एक मैसेज मिला था कि 700 मिलियन डॉलर का लोन तुम लोगों को हम दे देंगे। तो ये इस चक्कर में थे कि वो पैसा आ जाएगा तो 3-4 महीने काम और खिंच जाएगा, अपना चल जाएगा, देश को और खींच लेंगे हम लोग। लेकिन अभी ये खबर आई कि आईएमएफ ने बोला है कि भागो यहां से, अभी दिसंबर में हमसे बात मत करना, अगले साल आना तब देखेंगे। अब तो हम लोग क्रिसमस की छुट्टियों पे जाएंगे और उसके पहले हमारे पास तुम्हारे मामले के लिए टाइम नहीं। तो अब वो जो इलेक्शन टालने वाला खेल था, ये उसमें भी फंस गए हैं कि क्या किया जाए। तो देखिए आगे क्या होता है। पाकिस्तान की भी बड़ी एक कॉमेडी वाली स्थिति बनी हुई है। वो एक सांप चछुंदर टाइप की स्थिति में ये लोग बन गए हैं कि ना इनसे निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।